घाटी में आतंकी हमले के बीच में पीएम मोदी पहुंचेंगे। 20 जून को श्रीनगर पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 21 जून को कश्मीर की डल झील के किनारे योग करेंगे। खास ये तस्वीरें देखने वाली होंगी। 20 जून को पहुंचेंगे और 21 जून को कश्मीर की डल झील के किनारे योग करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कश्मीर में रहकर, श्रीनगर में रहकर, डल झील के किनारे योग करके सिर्फ देश को नहीं, कश्मीर को नहीं, बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी ये बड़ा संदेश होगा और ये कड़ा संदेश भी होगा। आतंकी हमलों के बीच में पीएम मोदी का खुद पहुंचना और इस तरीके से, जैसे अभी मनोहर बता रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग आज करने वाले हैं और ये मीटिंग आतंकियों से हिसाब की होगी, आतंक के सफाई पर होगी। सुधाकर जी, इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो फैसले हैं अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरीके से सामने आए हैं, लेकिन अब जब आतंकी हमले का अलर्ट है, इसी के बीच में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर जाना चुना। वो डल झील के किनारे योग करेंगे। यहाँ से क्या बड़ा संदेश पाकिस्तान को जाना चाहिए और जाएगा? रचना, बहुत अच्छा सवाल आप पूछ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि नजर हटी दुर्घटना घटी। तो एक मैनेजमेंट में एक छोटा सा हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पे भारत सरकार या कोई भी देश फोकस ऑफ अटेंशन डेवलप करना चाह रहे हैं, तो ये एक किस्म का स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन नहीं है, संकेत नहीं है। ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि ये एक्शन ओरिएंटेड एक स्टेप, एक पहलू, एक हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी पूरा भारत, होल ऑफ नेशन की ध्यान यहीं पे आ गया है। नंबर 1। नंबर 2, अभी चाहे वो कुछ भी कोशिश कर ले, इसको हम हर हालत में नाकारा करेंगे, विल वाइप इट आउट फ्रॉम द रूट। नंबर 3, तो जब वाइपिंग आउट फ्रॉम द रूट की बात करते हैं, जड़ से जब हम मसले को अब हल करने की कोशिश करते हैं, तो क्या कैसे करेंगे? इसका एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है, एक इंटरनल फैक्टर होता है। इंटरनल फैक्टर में हमें जो रोकथाम या जो प्रिवेंटिव मेजर लेना है, ये दुश्मन ने पहचान लिया था जब एक्सटेंडेड स्टैंड अप शुरू हुई थी गलवान नाला की इंसिडेंट के बाद, 2020 के बाद। मेरे विचार और असेसमेंट के मुताबिक इस एरिया, ये जो कॉरिडोर है आपका पुंछ, रजौरी और रियासी और आपका कठुआ और डोडा, ये जो कॉरिडोर एक बनता है नेशनल हाईवे 44 के अक्रॉस में, ये कॉरिडोर एक डॉर्मेंट सेक्टर हुआ करता था। इसमें चंद एक चीजों को एक मल्टीप्रॉन्ग अप्रोच लेना पड़ेगा। सबसे पहला ये है रीबैलेंसिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस। यहाँ पे काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ग्रिड का सरकार ने हुक्म दे चुका है। यह ग्रिड इसलिए निहायत आवश्यक है क्योंकि यहाँ पे डॉर्मेंट सेक्टर की वजह से ट्रूप्स मेरे ख्याल से यहाँ से विड्रॉ किए गए थे, डी इंडक्ट हुए थे नॉर्दर्न बॉर्डर के लिए। तो हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना ये फॉरेस्टेड एरिया में इंटेलिजेंस डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है। जहाँ पे इंटेलिजेंस नहीं होगा, वहाँ पे कोलैटरल डैमेजेस की और लंबे ऑपरेशन की काफी चांसेस होते हैं, जिसमें ट्रूप्स थक जाते हैं। इसलिए यह सबसे पहला कदम है। दूसरा है आपका कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी, ये इंप्रूव करना पड़ेगा। तीसरा है साथ ही साथ हमें डेवलप करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये एरिया में डेवलपमेंट हुई है, लेकिन उस मात्रा में नहीं है जितना वैली में है, कश्मीर वैली में। तो आ गया है समय, चाहे आईआईएम की बात करिए, एम्स की बात करिए, आईआईटी की बात करिए, इंडस्ट्री की बात करिए, यहाँ पे इनको एक ओपन विंडो पॉलिसी पे लाना पड़ेगा, ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने पड़ेंगे, एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिखाना पड़ेगा। और साथ ही मेरा विचार यह है कि एक्सटर्नल फैक्टर जो है रचना, इसके ऊपर हमें गौर करना निहायत आवश्यक है। पाकिस्तान विश्व में आइसोलेट हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जहां से ये जिस नल से, जहां से टैप से पानी निकल रहा है, टेररिज्म की टैप, ये टैप को परमानेंटली बंद करने का समय आ गया है। ये कौन है टैप? अभी साहब ने बताया कि आर्मी उनका डीप स्टेट है। आर्मी के अंदर कौन उसको कंट्रोल कर रहा? आईएसआई को बैन करना निहायत आवश्यक है, आईएसआई को नकारा करना निहायत आवश्यक है। अभी आप जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, ये भूल जाइए, अभी टारगेट करिए उनका जो डीप स्टेट है। डीप स्टेट से काफी चीजें हल होने का मेरा विश्वास है। बैक टू रचना। जिस तरीके से यहाँ मीटिंग्स का दौर चल रहा है अमित रैना जी, चूंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने अभी तो मोराल इतना अप था, वोटिंग का अलग रिकॉर्ड बना दिया, महिलाएं क्या, पुरुष क्या, युवा क्या, फर्स्ट टाइम वोटर्स क्या, बहुत ज्यादा उत्सुकता के साथ उन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया है। अब उन्हें बेसब्री से इंतजार विधानसभा इलेक्शंस का है। उससे ठीक पहले इस तरह से आतंकी घटनाओं को बढ़ा देना,
ये भी दहशतगर्दों की एक चाल हो सकती है ना, क्योंकि अभी जैसे मनोहर भी जिक्र कर रहे थे, सुधाकर जी ने भी जिक्र किया, आपने भी जिक्र किया कि कश्मीर जब नॉर्मल चीजों को देखता है या महसूस करता है, वहां के लोग जब खुली हवा में सांस लेते हैं, उस दहशत से दूर जाते हैं, तभी पाकिस्तान बौखला जाता है और कोई ना कोई घटना अंजाम देता है। देखिए, पाकिस्तान निरंतर कश्मीर में घटनाएं करता रहेगा। जब तक पाकिस्तान है तब तक कश्मीर सामान्य नहीं हो सकता। और जो जहां तक हम बात कर रहे थे आतंकवादियों को मारने की, जिसने जो इसको 72 हुरों के पास जाने की जल्दी हो, उसे शायद मौत से डर नहीं लगता है। तो इसलिए समस्या ये है कि जहां से ये सारे नाग निकल रहे हैं, जिस बिल से ये सारे नाग निकल रहे हैं, जब तक आप उस बिल को बंद नहीं करते हैं तब तक कश्मीर में समस्या बनती रहेगी। और ये जो बिल है ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में। इसलिए बड़ा ही आवश्यक हो जाता है कि एक पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान से अलग किया जाए, क्योंकि जो लॉन्चिंग पैड्स हैं, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में जो लॉन्चिंग पैड्स हैं, उनको तहस-नहस किया जाए, उनको अपने कंट्रोल में लिया जाए। उसके बाद मुझे लगता है कि 71 के बाद अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को फर्दर डिवाइड किया जाए और उसमें बलूचिस्तान और सिंध को अलग किया जाए, क्योंकि जब तक पाकिस्तान जिस करंट शेप में है और जिसमें आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी को स्ट्रेंथ मिलती रहेगी, हमारे लिए हमेशा ये नासूर बने रहेंगे और किसी न किसी रूप में भारत में ये समस्या निरंतर पैदा करते रहेंगे और जम्मू कश्मीर जिससे सबसे पहले रहेगा। तो इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि पाकिस्तान को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा जाए कि वो अगले कोई भी कदम करने से पहले उनकी रूह कांपे, उन्हें उनके पसीने छूटे कि अब हम जम्मू कश्मीर में ऐसी हरकत करने वाले। तब जब तक आप नहीं करेंगे तब तक जम्मू कश्मीर में किसी न किसी रूप में टेरर अटैक्स होते रहेंगे। देखिए, आपने कश्मीर में हालात सामान्य कर लिए, कश्मीर के टेरर अटैक्स आपने ऑलमोस्ट काफी हद तक गिरा दिए, 70% हद तक गिरा दिए, मगर ये टेरर अटैक्स मूव करके जम्मू में चले गए, उस एरिया में जो एक समय पे बिल्कुल नॉर्मल हो। कश्मीर के इलाकों में पहले हो रहे थे और अभी जो रिसेंटली हमला हुआ जम्मू संभाग के उस इलाके में हुआ जहां 20-25 साल पहले तक कोई आतंकी हमला था नहीं, यहाँ लोगों को आतंकी हमले जैसा कोई डर था नहीं, लेकिन आतंकियों ने उस एरिया को चुना जहां लोग सेफ महसूस करते थे। मनोहर, चूंकि इलेक्शन के दौरान हमने रह रहकर अब ये जो चुनावी मंच थे उनसे बड़े नेताओं को ये कहते हुए सुना था कि पीओके बहुत जल्द हिंदुस्तान का हिस्सा होगा, हम पाक अधिकृत कश्मीर को वापस से भारत में जोड़ करेंगे क्योंकि वो भारत का ही हिस्सा है। अब इलेक्शन हो चुके हैं, मोदी सरकार रिपीट हो चुकी है, क्या ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है? ये जो आतंकी हमले 4 दिन में 4 आतंकी हमले हुए हैं और एक बड़ी मीटिंग भी हो रही है आज गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में, क्या उन बयानों से जोड़कर भी आज की मीटिंग को देखा जाए कि यहाँ सरकार की कोशिश पीओके वापस लेने की है और उधर पाकिस्तान में बौखलाहट इसी बात की है? देखिए, मैं बता दूं कि सितंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। याद होगा कि अमित शाह जब पिछले सेशन में पार्लियामेंट में जवाब दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि पीओके हमारा अधिकृत हिस्सा है और उन्होंने कहा भी था कि हमने जो है पीओके के लिए इतनी सीटें चुनाव के लिए रखे हुए हैं। बिल्कुल ये एक हो सकता है, लेकिन आज की मीटिंग का जो मेन एजेंडा है, जो लगातार अभी देखिए कि जिस तरह से आतंकवादी हमले हुए हैं, चाहे हम रियासी की बात करें, डोडा की बात करें, कठुआ की बात करें, तो कैसे उन आतंकियों को सफाया किया जाए, कैसे सबसे बड़ा एक्शन लिया जाए ताकि उनके रूह कांप सके, वो हिमाकत न कर सके, क्योंकि रियासी वो एरिया है जो जम्मू उधमपुर से लगा हुआ है और लगातार वहाँ पर शांति बने हुए थे। जो रेलवे का सबसे बड़ा दुनिया का ब्रिज बन करके तैयार है, जो कनेक्ट हो रहा है जम्मू कश्मीर से श्रीनगर, चिनाब ब्रिज जिसको कहते हैं, वो उसी रूट पे है, रियासी इलाके में ही पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ, आतंकी गतिविधियाँ होना कई मायने रखता है। तो ऐसे में सरकार जो है सो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली है, जिसे लेकर के आज एक बड़े प्लान की तैयारियों को लेकर के चर्चा होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिव्यू मीटिंग ली, उसके बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की, फिर अमित शाह ने यहाँ पर 16 जून को मीटिंग ली और फिर आज मीटिंग ले रहे हैं, जिसमें तमाम बड़े आला अधिकारी जो हैं उसमें शामिल होंगे। रॉ चीफ और आईबी चीफ की ओर से जो इनपुट है उनको भी साझा किया जाएगा, उनकी रिपोर्ट को भी जानकारी इस बैठक के दौरान दी जाएगी। तो इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो है एक इंटीग्रेटेड प्लान पे तैयारी कर रही है। जी
अब सरकार इस पर बात कर रही है, प्लान तैयार कर रही है, लेकिन एक मुख्य एजेंडा ये भी होगा मनोहर, क्योंकि 20 जून को दौरा है पीएम मोदी का। 21 जून योग दिवस पर जब वहां योग करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बड़ा संदेश पीएम मोदी देने वाले हैं, क्योंकि पीएम मोदी का जाना यानी कि प्रोटोकॉल पूरी तरह से चेंज हो जाना और सुरक्षा बहुत ज्यादा कड़ी हो जाना। देखिए बिल्कुल सिर्फ इसे ही नहीं, आप देखिए 29 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत है। उससे पहले 21 जून को विश्व योगा दिवस है जो डल लेक के पास होना है। तो प्रधानमंत्री सीधे तौर पर मैसेज पाकिस्तान को देने जा रहे हैं कि आप अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। एकदम मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा। एक साफ मैसेज है और इस मद्देनजर भी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है, तैयारी की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा तमाम गतिविधियों को मॉनिटर करने के लिए। जी नजर आप रखिएगा मनोहर, चूंकि अब आधे घंटे का ही वक्त बचा है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ही ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। आतंक का सफाया कैसे होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में अमन चैन सुकून कायम कैसे रहना चाहिए, आने वाले विधानसभा इलेक्शन को लेकर तैयारी क्या होनी चाहिए, अमरनाथ यात्रा कैसे सेफ सिक्योर हो, श्रद्धालुओं की रक्षा और उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी का 20 जून का दौरा, 21 जून योग जो कि डल झील के किनारे पीएम मोदी करने वाले हैं, ये सभी पहलू आज मीटिंग में डिस्कस होंगे। जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मनोहर शुक्रिया, सुधाकर सर, साथ ही अमित रैना जी बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में साथ में रहने